सभी को मेरा नमस्कार। आज अपोलो लाइव बिलासपुर लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर अमन शर्मा, जो कि मेडिकल इमरजेंसीज जैसे कि बर्न इंजरी और चोकिंग, एक्सीडेंटल इंजरीज के बारे में हमें बताएंगे। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये बर्न इंजरी होती क्या है? अच्छा, बर्न इंजरी आपकी त्वचा को चोट लगना होता है किसी गर्म वस्तु के वजह से। अब जैसे आग लगने की वजह से फ्लेम बर्न हो गया, कुछ गर्म लिक्विड गिर गया आपके ऊपर, स्काल्ड बर्न हो गया, कोई केमिकल इरिटेंट गिर गया, केमिकल बर्न हो गया, या बिजली के जो हमको इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं। इस वजह से यदि हमारी त्वचा को कोई चोट पहुंचे, उसे आहत पहुंचे, तो इसे हम बर्न्स कहते हैं जी। तो बर्न इंजरी होने पे डॉक्टर साहब क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, बर्न इंजरी का जो प्राथमिक उपचार है वो देन एंड देयर उसी जगह पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। कैसे? अब जैसे किसी ने अंगूठी पहनी है, कोई कड़े पहने हैं, कोई टाइट वस्तु है जो मतलब फ्यूचर में जाके हमें तकलीफ है, तो उसे इंस्टेंटली निकालें। यदि कोई ढीला कपड़ा है जो सोकेज वाला है, उसे निकालें। ध्यान रखें, कपड़ा यदि चिपका हुआ है स्किन से तो उसको नहीं खींचना। इसके बाद आप बहता हुआ पानी प्रेफरेबली या टैप वाटर के नीचे अपना जो भी बर्न सरफेस एरिया है उसको रख दें। 10 मिनट तक सिर्फ पानी से धोएं। देखिए, ध्यान रखें, रगड़ना नहीं है, प्लीज रगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी से धोएं। यदि पानी वाली सुविधा नहीं है तो कोई भी कंटेनर, उसमें पानी भर दें और 10 मिनट तक उस एरिया को डिप करके रखें, ताकि जो जलन वाला आपको सेंसेशन आ रहा है वो कम हो जाए, स्किन जो है जली हुई है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। और इसके बाद कोई भी आपके पास क्लीन कपड़ा है, क्लीन वस्तु है, तो उससे उसको ड्रेप कर लें, कवर कर लें और अस्पताल जाएं। देखिए, आपको नहीं पता वो सीवियर बर्न है, सुपरफिशियल बर्न है, किस किस्म का बर्न है, तो प्रेफरेबली यदि ऐसी चीजें हैं बच्चों में और बुजुर्गों में तो प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें, अस्पताल जरूर जाएं, ये प्राथमिक उपचार करने के बाद। और जैसे आपने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कॉमन मिथ है हमारे देश में, वर्ल्ड वाइड होगी मुझे पता नहीं, कि टूथपेस्ट लगाना। तो टूथपेस्ट लगाने से व्यक्ति को तो इंस्टेंट आराम आ जाता है, किंतु देखिए, टूथपेस्ट एंटीसेप्टिक नहीं है। तो आपने टूथपेस्ट लगा लिया, आपको भले ठंडक महसूस हो रही है, किंतु वो स्किन से चिपक जाएगा, निकलने में बहुत तकलीफ देगा और इन्फेक्शन कॉज करने में काफी ज्यादा ये सहायक होता है बैक्टीरिया के लिए। इसके अलावा कुछ लोग अक्सर अगर हम देखें तो ठंडा पानी, एकदम एक्सेसिव कोल्ड वाटर या बर्फ वाला पानी, इसको भी यूज नहीं करना है। ये नर्व को इरिटेट ही करेगा, इससे आपको आराम नहीं आने वाला। तीसरा, जो लोग फपोले बनते हैं, ब्लिस्टर जो बनते हैं, अक्सर हमने देखा कि ब्लिस्टर को ये फोड़ देंगे। फोड़ना नहीं है दोस्तों, ब्लिस्टर्स को जस्ट इंटैक्ट रहने दें, वो त्वचा का ही एक भाग है। यदि आप उसको हटा देंगे तो बैक्टीरिया वापस संक्रमण कर सकता है। इसके अलावा रैंडमली कोई भी क्रीम ना लगाएं, लगाना ही है तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाएं, या स्पेशल बर्न क्रीम्स आती हैं, या अलोए वेरा के साथ जो कॉम्बिनेशन वाली क्रीम्स हैं इसको लगाएं और तत्काल अस्पताल जाएं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ है एक्सीडेंटल केसेस के बारे में। रोड एक्सीडेंट में हम लोग किसी व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकते हैं? देखिए, सहायता करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका विल है कि नहीं सहायता करने का। मोस्ट कॉमन कारण लोगों का जो मृत्यु ट्रॉमा केसेस में भी हम देखें तो इसलिए नहीं कि वो उनको इलाज नहीं मिला, इसलिए कि उनको इलाज लेट मिला। इलाज लेट क्यों मिला? अब अज्यूम करिए ऐसे आप और मैं कहीं जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम वहां से निकल जाए, अरे छोड़ना, हमें क्या करना, तो भाई हमने तो मदद नहीं पहुंचाई। और हमें दूसरा ये डर था कि भाई पुलिस केस हो जाएगा, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस है, टैबू बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में। तो मेरा सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में गुड समैरिटन लॉ बनाया था। इसका मतलब ये है, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा किसी डिस्ट्रेस में है, एक्सीडेंट हुआ है, बर्न्स हुआ है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी में, यदि आप उसकी मदद पहुंचा रहे तो आप पे कोई पुलिस केस नहीं बनता। बिलासपुर पुलिस तो इतना अग्रसर है इस मामले में कि वो ऐसे लोग को बुला के सम्मानित भी करता है, पुरस्कृत भी करता है। सो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मदद पहुंचाने के लिए आपका विल, तो प्लीज आगे आए, मदद करें। अब हाँ जी, इन केस डॉक्टर साहब, अभी रोड एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो गई या फ्रैक्चर हो गई,
तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अमूमन तौर पे यदि किसी का ट्रॉमा हुआ है तो हम इनको क्लासिफाई कर देंगे कि वो होश में है कि वो बेहोश है। पहले मैं होश वाले व्यक्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। यदि होश में कोई व्यक्ति है, अज्यूम करिए उसको सिर पे बड़ा सा कट लग गया, काफी खून बह रहा है, तो देखिए प्राथमिक उपचार वहां पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका, आपके पास जो भी हैंकरचिप हो, दुपट्टा हो, जो भी थोड़ा सा क्लीन कपड़ा हो, उसको उस एरिया पे रखें और टाइट प्रेस करके रखें। इसको हम प्रेशर बैंडेजिंग भी बोलते हैं। टाइट कॉम्प्रेशन इसको करके रखें। अधिकतर ब्लीडिंग इस तरीके से ही रुक जाएंगी। यदि हाथ में है तो सिमिलर वे में हाथ को जहां पे है उसको प्रेस करके दिल का लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठाना है। पांव का है तो सिमिलरली उनको लेटा के पांव का वो एरिया प्रेस करें, पांव को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। फ्रैक्चर्स, अधिकतर ट्रॉमा केसेस में फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं लोगों को। तो अब अज्यूम करिए किसी का भुजा का ये वाला पार्ट टूट गया, तो जो सबसे आरामदायक चीज वहां पे होगी वो होगी उसे इमोबिलाइज करना, कि ये कम से कम हिलेगा तो फर्दर जो ये ट्रॉमा कॉज करेगा वो भी रुकेगा, और जो पेन हो रहा है, अत्यधिक दर्द हो रहा है हड्डी टूटने की वजह से, वो भी कम हो जाएगा। तो हमारे देश में जैसे हमारी वेशभूषा, अभी गर्मी का मौसम भी है, तो दुपट्टे वगैरह हो गए, गमछे हो गए, इनसे आप आराम से अपने हाथ को इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो इमोबिलाइज कर दी, आधी तकलीफ वहीं खत्म हो गई। अब जैसे पांव किसी का टूट गया है तो पांव का भी ऐसा ही, यदि आप बाहर रोड साइड पे हैं तो जो एरिया टूटा है उसको सपोर्ट कर दें, चाहे लकड़ी से कर दें, किसी कपड़े से, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको बांध के कवर कर दें। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अक्सर यदि ऐसे ट्रॉमा केसेस में किसी को कोई शार्प ऑब्जेक्ट चुभ गया है, अज्यूम करिए कोई रॉड का टुकड़ा है, यहां से पीछे निकल गया, तो प्लीज इनको खींचना नहीं होता। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको खींच के निकाल लेते हैं। प्लीज, उससे ज्यादा ट्रॉमा होगा। जो चीज फॉरेन ऑब्जेक्ट यदि स्टक है तो उसको स्टक रहने दे, उसके ऊपर कोई क्लीन कपड़ा वगैरह यदि आप डाल सकते हैं वो डाल के अस्पताल उनको लेके जरूर आए। एक चीज और पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक्सीडेंटल केसेस में कोई गोल्डन पीरियड होता है क्या हॉस्पिटल पहुंचने का, कि इस टाइम तक हमें हॉस्पिटल पहुंचना ही है? हाँ जी, देखिए यूजुअली अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने काफी पहले गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट निकाला था। तो गोल्डन आवर का मतलब किसी भी सिंपल भाषा में, यदि किसी को एक्सीडेंट हुआ है और हम यदि उसको कम से कम डैमेज मतलब कम से कम डैमेज पहुंचे उनको और उनकी जान बची रहे, जान ना जाए, तो उस जो पीरियड है उसमें अगर हम इंटरवीन करें तो उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। यूजुअली हम 60 मिनट का लेके चलते हैं। एक्सीडेंट हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाने के समय जो गैप होना चाहिए वो 1 घंटे से ऊपर ना रखें। तो ऐसे में क्या लोगों को ज्यादा मदद पहुंच सकती है। उनका जो ब्लड लॉस हुआ है, हम फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यदि यही ट्रॉमा विक्टिम बेहोश है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट देखिए अलग है। अब अज्यूम करिए 2 बाइक सवारों का आपस में भिड़ंत हो गया है, हेलमेट नहीं पहना था और सिर पे चोट लगी, वो वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ है। अब लोग क्या, एक तो निकल रहे हैं, अब जो मदद करना भी चाह रहे, देखिए बेहोश व्यक्ति का मदद करना थोड़ा सा अलग है। मैं कैसे आपको बता देता हूं। यदि कोई बेहोश हुआ है तो पहले तो हमको बेसिक लाइफ सपोर्ट का पालन करना चाहिए, देखना चाहिए कि सीन सेफ्टी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसकी चेतना अवस्था जांचनी चाहिए, कंधों पे थपथपा के आप ठीक है कि नहीं। अब यदि मदद मतलब आपको दिख रहा है कि ये चेतना अवस्था नहीं है, बेहोश है, तो तीसरा आपको होना है कि आपको मदद बुलाना। मदद कैसे बुलाएं? आप अपोलो की एम्बुलेंस बुलाएं, ठीक है, या जो भी जहां पे भी आप अवेलेबल है, जो भी मदद आप बुला सकते हैं। चौथा है आपको जांचना है कि इसका नब्ज चल रहा है कि नहीं, इसकी सांस चल रही कि नहीं। तो सिंपल देखें कि सीने का कोई ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और पांचवा, यदि ये सब कुछ भी नहीं है तो आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन, जो हम सीपीआर बोलते हैं, वो वहां पे स्टार्ट करना। अब मानिए कि ये बेहोश है किंतु सांसें इसकी चल रही है, तो हमको ध्यान रखना है कि गर्दन का जो भाग होता है, हमारा सर्वाइकल जो स्पाइन हड्डी है, ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो इसको कम से कम मूवमेंट करते हुए हमको पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो बेहोश व्यक्तियों के लिए ये थोड़ा सा एहतियात आपको जरूर बरतना है। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, गोल्डन आवर में यदि आप किसी को अस्पताल पहुंचा सकते हैं तो जो डिसेबिलिटी उसको होने वाली है, जो जान का खतरा उसको होने वाला है, वो डेफिनेटली इसमें हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन है मेरा चोकिंग पे। जी, ये चोकिंग होती क्या है और इसके लिए हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? चोकिंग एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। अमूमन एग्जांपल लीजिए, हम कोई ब्रेड वाली चीज खा रहे हैं, सूखी चीज, अब खाते खाते सडनली मुझे लग रहा है कि मेरे गले में कुछ फंस रहा है और अब मुझे सांस लेते में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। सो हो सकता है मैं चोक कर रहा हूं। अब देखिए, व्यक्ति यदि चोक कर रहा है खुद से तो खुद को हेल्प नहीं कर पाएगा। तो एक यूनिवर्सल साइन होता है चोकिंग का, जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति को लगता है उसका दम घुट रहा है तो वो अपने गले ऐसा कर ले,
ठीक है, ये यूनिवर्सल साइन होता है चोकिंग का। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से चेहरा जो है ब्लश होना हो जाएगा, एकदम लाल होना हो जाएगा, सांस की कमी होने लगेगी, सांस की आवाज आनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, बेहोश भी हो सकता है। तो देखिए चोकिंग रिलीव करना बहुत ही इजी है। हमारा जो शरीर का ये भाग है, इस पे अब हमारा कुछ खाने का फंस गया, तो हमारा जो पेट का प्रेशर है, हम इस पेट के प्रेशर को यूज करेंगे ताकि हम इस चीज को कॉफ आउट कर सकें। तो जैसे हमारा हाथ है, हाथ को इस भांति लेके आपके पेट का जो ऊपर वाला भाग है, जहां छाती खत्म होती है, वहां पे पीछे से कोई आए और वो इस तरीके से आके अंदर और ऊपर की तरफ दबाना शुरू करे। ऐसे करने से जो आपका मैंने बोला पेट का जो प्रेशर है ये ऊपर आएगा और इससे हम कॉफ करके इसको बाहर निकालेंगे। किंतु ऐसी स्थितियों में हो सकता है जिसको आप पहुंचाना चाह रहे हो अभी मदद, वो बेहोश भी हो जाए। तो यदि ऐसे व्यक्ति बेहोश होते हैं तो उनको फर्श पे लेटाएं और वापस BLS का पालन करें। चोकिंग में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके साल भर से नीचे वाले, ये यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली चीज उठा के मुंह में डाल लिए, ठीक है, इससे चोकिंग हो सकता है। कौन कौन से मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट हैं, पेन हो गए, जैसे पेन जो ढक्कन वाले होते हैं, छोटे ढक्कन वाले पेन, उसका ढक्कन हो गया, ठीक है, कैंडी हो गई, पिपरमेंट वगैरह जैसे पहले आती थी, ये पूरे का पूरा इन्होंने ले लिया। चॉकलेट्स हो गई, जो स्टिकी चॉकलेट्स होती वो पूरा पूरा खा लिया इन्होंने, ठीक है, मूंगफली के दाने हो गए, सिक्के हो गए, ये सब कॉमन चीजें जो बच्चा अक्सर मुंह में डाल लेता है। इसके वजह से चोकिंग होने का बहुत ज्यादा रिस्क है। छोटे बच्चों में, खास करके 1 साल से कम के बच्चे में चोकिंग थोड़ा सा अलग है रिलीव करना। उनको बेसिकली ये करना है कि आपको अपनी गोद में इस तरीके से लेके बच्चे को उल्टा लिटाना है कि उसके पांव नीचे लटके हों, चेहरा जो है आप इस तरीके से उसका सपोर्ट करते हैं और उसके पीठ को आपको मारना है ऐसे आगे की तरफ, तो गले में जो फंसा होगा वो निकल जाएगा। और यदि बच्चा भी बेहोश होने लगता है, होश में नहीं रहता, तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे का भी फिर आपको CPR हो सकता है करना पड़े। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है CPR करना, BLS को जरूर सीखें जी। लास्ट में डॉक्टर साहब आप कुछ टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, टेक होम पॉइंट्स आप सबके लिए यही है दोस्त, मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं, तो बेसिक फर्स्ट एड हम सबको सीखना चाहिए। जैसा बर्न्स के केस में आप पानी में डिप करें, ड्रेप करें और अस्पताल जाएं। एक्सीडेंटल केसेस में ब्लीडिंग है तो टाइट कॉम्प्रेशन करें, फ्रैक्चर्स हैं तो इमोबिलाइज करें, बेहोश है तो प्लीज BLS का कार्यपालन करें, मदद जरूर पहुंचाएं, बिल्कुल ना घबराएं, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। और चोकिंग के केसेस में, चोकिंग यदि होते आपको दिख रहा है, साइंस एंड सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सल साइन कर रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, सांस नहीं ले रहा, तो उसे हेलमिच मैन्युअर हम जो बोलते हैं, ये दबाने वाला हेलमिच मैन्युअर का प्रयोग करें। और यदि कभी भी इन तीनों ही स्थितियों में कोई बेहोश हो जाए तो प्लीज BLS का कार्यपालन अवश्य करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आशा करती हूँ कि आज की जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब से दी गई है वो हमारे लिए लाभकारी जरूर साबित होगी। धन्यवाद।